हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऊतक मीन्स टिश्यूज़। हमने पढ़ा कि कोशिका की संरचनात्मक और रचनात्मक जो इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं का जब समूह बन जाता है, कई कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है। जब कोशिकाओं के जो ये लिखा है, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एवं निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है। मतलब कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, जो एक निश्चित कार्य के लिए एकत्रित होता है समूह। ठीक है। उसके बाद जो ऊतक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ठीक है। दोनों ऊतक अलग अलग होते हैं। पादपों में जो ऊतक होते हैं वो अलग, और जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। तो हमारे पादप ऊतक में जो सबसे पहले आते हैं पादप ऊतक, ऊतकों के विकास के आधार पर पादप ऊतक को दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है ना, दो वर्गों में बांटा जाता है। अब इसके प्रकार क्या हैं, पहला है विभज्योतक ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक और तीसरा है रक्षी ऊतक। ठीक है ना। विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक क्या होता है कि ये समान जीवित नवजात पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाओं से बनता है जो कोशिका विभाजन में सक्रिय हो। ठीक है ना। ऐसी कोशिकाओं के विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में से कुछ तो स्थायी ऊतकों के रूप में बदल जाती हैं और कुछ विभाज्य बनी रहती हैं। ठीक। विभज्योतक ऊतक की विशेषताएं क्या होती हैं कि कोशिकाएं छोटी तथा पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिका द्रव घना होता है, जो इनमें लिक्विड पाया जाता है कोशिका के अंदर सेल, वो कैसा होता है, घना होता है। राजधानियाँ कम, छोटी और अनुपस्थित होती हैं। ठीक है। इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा व स्पष्ट होता है, केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा व स्पष्ट होता है। कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशिकाएं स्थान नहीं होते। ठीक है। ये सदैव विभाजन करके नए स्थायी ऊतक की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक। ये हमारा एक विभज्योतक की स्थिति है। विभज्योतक भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ठीक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है यह ऊतक जड़ तने के सिरों पर होता है। ठीक है ना, जड़ और तनों के सिरों पर होता है, सिरे शीर्षस्थ, इसलिए इसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। पार्श्व विभज्योतक क्या होता है कि इसकी कोशिकाओं के विभाजन से तने व मूल की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अंतर्विष्ट। ये क्या होता है कि ये पत्तियों के आधार व टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होता है। ठीक है। यह अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। इसके बाद हमारा आता है स्थायी ऊतक। ठीक है। बी हमारा आता है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। ठीक। तो विभज्योतक क्या था कि विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित हो जाती थी। ठीक है ना। स्थायी ऊतक में जो है पादपों के नरम भाग जैसे हरे भागों की त्वचा, जड़ों, तनों की पत्तियां, डंठल, फलों के गूदे, ये सब पाए जाते हैं और ये विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तनों व शाखाओं की वाहिकाएं, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण भी स्थायी ऊतकों से होता है। ठीक है ना। जो जाइलम है वो पौधों में पानी पहुंचाता है और जो फ्लोएम है वो खाद वगैरह, मतलब भोज्य पदार्थ पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण भी कहाँ होता है, स्थायी ऊतक से होता है। ठीक है। स्थायी ऊतक को पादप का आधारभूत एवं मूल ऊतक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद स्थायी ऊतक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक
वही साधारण मतलब ये ऊतकों के एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका समूह होता है और सभी के कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अब जो हमारे स्थायी ऊतक में सरल ऊतक हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दंड ऊतक। ठीक है ना। मृदु ऊतक, मृदु ऊतक क्या होता है, यह ऊतक समव्यासी जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं की भित्तियाँ सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ठीक है। तथा पतली व कोमल भी होती हैं। ठीक। कोशिकाएं गोल, अंडाकार एवं बहुभुजी हो सकती हैं। ठीक है। इन कोशिकाओं के समूह में क्या होता है, अंतर कोशिका अवकाश या स्थान पाए जाते हैं। ठीक है। स्पेस होता है इनमें, ये है। अब जैसे ये हमारा चित्र बना है, इनकी कोशिकाओं में ये बीच बीच में मिल रहे हैं, इन कोशिकाओं में ये जगह छूट रही है। ठीक है ना। तो ये अंतर कोशिकीय अवकाश है। ठीक है। और जीवित होती हैं, इनमें सघन कोशिका द्रव होता है। ठीक है। और इनका मुख्य कार्य जल तथा खाद्य संचय करना होता है, संचय करना होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे हैं क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ठीक है। क्लोरेनकाइमा जब पैरेनकाइमा, ठीक है ना, पैरेनकाइमा मतलब मृदु ऊतक में क्लोरोफिन पाया जाता है। ठीक है ना। क्लोरोफिन पाया जाता है तो यह ऊतक हरा दिखाई देता है। ठीक है। यह ऊतक प्रमुख रूप से भोजन निर्माण और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, क्लियर हो गया। एरेनकाइमा क्या होता है, ये वही जलीय पौधों में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवाओं की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, मतलब स्पेस होती है, जिससे यह ऊतक स्पंजी हो जाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार के ऊतक क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहलाते हैं। ओके। अब हमारे जो पहला है मृदु ऊतक, उसके कार्य क्या हैं। ठीक है ना। पैरेनकाइमा यानी मृदु ऊतक, इसके क्या क्या होते हैं, ये जो है संचित करता है, अभी बताया था, जल और खाद्य पदार्थों को संचित करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य बनाता है। ठीक है। जलीय पौधों में एरेनकाइमा प्लवन और श्वसन में सहायता मिलती है। मांसल भागों में श्लेष्मक जल अथवा रबड़ क्षीर एकत्र करता है। ठीक है। विभाजन की क्षमता लौटने पर ये द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने आदि से काम भी आता है। ठीक है। पानी तथा खाद के विशेष अनुप्रस्थ स्थान की सहायता करता है। ठीक है। और स्फीत रहने के कारण ये कोमल भागों में आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। ओके। उसके बाद हमारा आता है स्थूल कोण ऊतक। ठीक है। कैलानकाइमा, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पौधे के प्रत्येक भाग में क्या होता है कि जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है ना, उसके ठीक नीचे ये स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। ठीक है। ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है ना। ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं की ऊतकों की कोशिका कैसी होती है, लंबी, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। ठीक है। और कोई जो स्थान होता है वो क्या होता है, कम स्थान होता है, जो अंतर स्थान था खाली, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। इन ऊतकों की कोशिका की आकृति कैसी होती है, गोल, अंडाकार तथा बहुपृष्ठीय होती है। कभी कभी हरित लभक भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब मृदु ऊतक के कार्य क्या हैं। मृदु ऊतक के कार्य क्या हैं, ये प्राथमिक शक्ति मतलब जो लचीलापन होता है वो पौधों को प्रदान करता है। ठीक है। और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है। ठीक। और सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति के कारण ये जल संचय करती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है दंड ऊतक। ठीक। अभी हम जो ऊतकों के विभज्योतक के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो इनमें क्या है,
कि ये कितने प्रकार के थे, स्थायी ऊतक, सरल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के थे, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दंडोतक। ठीक है, तो दंडोतक क्या है कि ये हमारे पौधों को जड़ता प्रदान करता है, इनमें लैग्निन होता है। ठीक है ना, तो जो लैग्निन होता है वो पौधों की कोशिकाओं को जड़ बनाता है। हमने देखा है ना कि कठोर सी हो जाती हैं पौधों की कोशिकाएं, तो वो दंडोतक के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो इनमें स्पेस कम होता है। ठीक, और कोशिकाएं क्या होती हैं, दोनों सिरों से नुकीली होती हैं। ठीक है, ये हमारे 3 जो है क्लियर हो गए। दंडोतक का कार्य क्या होता है कि पौधों के विभिन्न भागों जिनमें ऊतक पाया जाता है को जड़ करना। ठीक है, दंडोतक है, इसका कार्य है पौधों को जड़ता प्रदान करना। ठीक, उसके बाद हमारे आता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक, पौधों में जो जटिल ऊतक पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम यानी जिसे हम दारू भी कहते हैं, तो ये क्या करता है कि इसका मुख्य कार्य तो पौधों में जल का संवहन करना होता है। ठीक है ना, इसमें कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, पहली संरचना होती है बहिनिकाएं। ठीक है ना, बहिनिकाएं क्या होती हैं, ये निर्जीव, लंबी और नलिकाकार होती हैं। ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं और वही लिग्निन के जमा के हो जाने के कारण इनकी कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती हैं बाहिकाएं, ये बहिनिकाएं। अब हमारा सेकंड क्या आया, बाहिकाएं। ठीक है, बाहिकाएं क्या होती हैं, ये बेलनाकार नलिकाएं हैं। ठीक, जो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं। अनुप्रस्थ भित्तियों के नष्ट होने से जड़ से लेकर पत्तियों तक लंबी नलिकाओं का रूप ले लेती हैं और इनके द्वारा जल का खनिज, लवण, ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा जाइलम, मृदु ऊतक। ठीक है, ये क्या होता है, ये सजीव कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो है वो लिग्निन के जमा हो जाने के कारण मोटी हो जाती है और ये भोजन का संग्रह करती हैं। किनारे से कैसी होती हैं, जल के पार्श्वीय संवहन में मदद करती है, मतलब जल का पार्श्वीय संवहन करती हैं। उसके बाद जाइलम तंतु आता है। ठीक है ना, जाइलम तंतु क्या होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। ठीक, और ये दंडोतक कोशिकाओं से मतलब जड़ होते हैं और ये मुख्यतः क्या करते हैं, पौधे को सहारा देने का कार्य करते हैं। अब हमारा ये जो जटिल ऊतक का जाइलम था, तो जाइलम के कार्य क्या हैं, तो जाइलम का मुख्य कार्य हमने पढ़ ही लिया, जल तथा लवणों के घोल को मतलब शुरू से पौधे की जड़ से पौधे के शीर्ष तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, मतलब इसका कार्य क्या है कि जल संवाहक ऊतक है और जल का संवहन करना जाइलम का कार्य है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अधोबाही या फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम क्या होता है कि पत्ती में बनने वाले खाद्य पदार्थों, ठीक है ना, फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संवहन। तो खाद्य पदार्थों का विभिन्न संचय केंद्रों से खाद्य पदार्थों को अन्य स्थानों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पौधों में फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम जो जटिल ऊतक है, इसकी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें पहली पाई जाती है चालनी नलिकाएं। ठीक है ना, चालनी नलिकाएं क्या होती हैं, ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और सजीव व लंबी कोशिकाओं के सिरों से जुड़े होने के से बनती हैं। इनके अंदर काफ़ी मतलब स्थान में क्या होता है, जीव द्रव्य होता है और कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियाँ तिरछी तथा छलनी के तरह छेद युक्त होती हैं, इसीलिए इसे चालनी नलिकाएं, ये चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद सह कोशिकाएँ आती हैं हमारी दूसरा पार्ट। तो सह कोशिकाएँ क्या होती हैं, प्रत्येक चालनी नलिका के साथ एक संकरी सह कोशिका लगी होती है। ठीक है ना, ये चित्र देख सकते हैं हम, इसमें हमारी फ्लोएम मृदु ऊतक दिखाया है, ये चालनी, ये छेद से दिखाए हैं, ये क्या है हमारे सह कोशिकाएँ और चालनी कोशिकाएँ। ठीक है ना,
उसके बाद क्या होता है, सहकोशिकाओं की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक। और ये जीवजव से भरी होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, केंद्रक, ठीक। सहकोशिकाएं चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करती हैं, ठीक है ना। ये चालनी कोशिकाओं की क्रिया पर नियंत्रण करती हैं। फ्लोएम मृदु ऊतक चालनी नलिकाओं के बीच बीच साधारण मृदु ऊतक की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो अधोवाही मृदु ऊतक या फ्लोएम पैरेन्काइम कहलाती हैं, ठीक है ना। तो फ्लोएम मृदु ऊतक प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है फ्लोएम रेचे, ठीक है ना। जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, फ्लोएम रेचे। ये क्या होते हैं, ये जंडोट की रेशे होते हैं, ठीक है। और ये मृत होते हैं और दृढ़ता प्रदान करने के कार्य करते हैं। फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम का मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये सरल और जटिल ऊतक आज हमने पढ़े, ठीक। इनके चित्र बनेंगे। उसके बाद जो त्वचा पाई जाती हैं उसमें क्या होता है कि पत्तियों में जो, उसके बाद हमारा थर्ड आता है रक्षी ऊतक। रक्षी ऊतक क्या होता है, जो सहायता करता है पौधे को बचाने के लिए, ठीक है। बचाने के लिए तो ये पौधों के सबसे बाहरी भाग में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये ऊतक पादपों के आंतरिक ऊतकों की रक्षा करते हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस और कार्क रक्षी ऊतकों के उदाहरण हैं, ठीक है। अब इसमें पहले हमारी आ जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या होता है, यह पादप अंगों की सबसे बाहरी रक्षा कवच हो, मतलब रक्षा कवच बनाती है, ठीक है ना। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, ठीक। और इनमें अंतःकोशिकीय स्थान का क्या होता है, अभाव होता है। और शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस कैसी होती है, मोटी होती है। ये हमने नागफनी देखी होगी, नागफनी कैसे होती है, चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। और जो है पानी कम हो इसलिए उसमें क्या होती है, मोम जैसी परत भी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारी पत्तियां वगैरह होती हैं, वो बाहरी भाग होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है कि छोटे पत्तियों में जो हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है कि इनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और भोजन बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है। और उसके बाद कॉर्क या छाल जो बाहर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाहरी जो एपिडर्मिस होती है, बाहरी जो परत होती है वो क्या होती है, दंडोतक के कारण दृढ़ होती जाती है, ठीक है ना। और इसमें लैनिन होते ही है जिसके कारण क्या होता है कि वो कठोर हो जाती हैं, ठीक है। और इनकी पत्तियों में क्या होता है, सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा तथा जल के लिए अभेद बनाता है, ठीक। और अब हम आगे पढ़ेंगे जंतु ऊतक नेक्स्ट टर्न पे।